हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जैक बोर्ड के स्टूडेंट के जो कि चैप्टर 1 है हमारा इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, जिसका एग्ज़ाम में वेटेज 4 मार्क्स का आपका आता है, उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा, जैसा कि मैंने सिलेबस वाले वीडियो में बताया था। चैप्टर 1 में हम लोग एटलीस्ट 5 वीडियो कवर करेंगे। दीदी 5 वीडियो क्यों रहेगी? वीडियो छोटी छोटी रहेगी ताकि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब ज़्यादा वीडियो, क्योंकि मैं देखती हूँ स्टूडेंट लोगों को कि जब वो वीडियो देख रहे होते हैं 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो जाता है तो उनके लिए बहुत इरिटेटिंग लगने लगता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑलवेज़ यही रहता है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आए, और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलो। कोई भी बच्चा मुझे मैसेज नहीं करेगा कि दी आप मुझे PDF सेंड कर दो। आपको वीडियो को पॉज करके और आपको PDF वहीं पे बना, मतलब अपना नोट्स वहीं पे बनाना है। अगर आप मेरे प्रॉपर नोट्स फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं A to Z चीज़ कवर करवाऊंगी। अगर उसके बाद अगर आप अब रीड करते हो, बुक देखते हो, तो आप देखना कि आपको देखोगे कि मैंने सारी चीज़ें कवर करी, कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक मैंने मिस नहीं की है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है तो वो हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 1 हम लोगों का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसमें पढ़ना इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, व्हाट इज इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स वेरिएंस, व्हाट इज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, why does economics problem arise, production possibility curve, opportunity cost, consumer, who is consumer, what is consumer behavior, meaning of utility, characteristic of utility, law of diminishing marginal utility, law of marginal utility, indifference का। उसके बाद हम लोगों का होगा MCQ टेस्ट और इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन 1-2 मैं दे दूंगी। अगर एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं तो आ जाएंगे, तो आपके लिए अच्छी बात है। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि दी इस चैप्टर का वेटेज है हम लोगों का ओनली 4 मार्क्स, क्या उसके लिए हम लोगों को इतना सारा टॉपिक पढ़ना होगा? देखिए चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बोलूँगी, लेकिन छोटा है। छोटा इसलिए क्योंकि मैंने इस टॉपिक्स को पूरे पॉइंट्स में लिख दिया कि इतने 15 से 20 पॉइंट है जो कि आपको पढ़ने। अगर 15 से 20 पॉइंट पढ़ लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे आज की वीडियो में हम लोग कहाँ तक करेंगे, जितना भी करेंगे उसकी कल इवनिंग में MCQ टेस्ट होगी टेलीग्राम चैनल पे। स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक्स का क्विज चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जा लीजिए, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल इवनिंग में होगा, टाइमिंग मैं बता दे रही हूँ, रात के 9 बजे ही होगा। ये वीडियो भी अभी अपलोड होगी कल रात के 9 बजे कल टेस्ट होगा। कल फिर कोई दूसरी वीडियो आएगी, फिर उसका टेस्ट नेक्स्ट डे होगा, ताकि आप इससे रिवीजन करते रहो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए, और एक डाउट होगा बच्चों का जिनका कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है, तो मैं एक ही वीडियो में डिनोट कर दे रही हूँ ताकि सबको स्पेसिफिक रिप्लाई ना दे रहा। दी हमारा 11 में इकोनॉमिक्स नहीं था, बट हमने 12 में इकोनॉमिक्स लिया, तो क्या हम कवर कर पाएंगे? डेफिनेटली कवर कर पाएंगे। आपको पूरा एकदम बेसिक नॉलेज से बताया जाएगा। मैं ये एज्यूम नहीं करी कि आपने 11 में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब फास्ट पढ़ाऊँगी। मैं उसी तरह पढ़ाऊँगी कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सारी पॉइंट कवर हो जाएगी। तो हाँ दीदी, मेरा ये कवर हो जाएगा। जिन बच्चों का 11 में इकोनॉमिक्स नहीं था उनके लिए भी 12 का इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, और आपका पूरा पॉइंट कवर होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जिस प्रोसेस में मैं स्टडी करने बोलूँगी आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक्स है क्या, इसको थोड़ा सा कम मार्क करती हूँ, और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगी आपको उसे अपने हाइलाइटर से अंडरलाइन करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, मनी, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है आपका? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, स्टडी द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज। जो इकोनॉमिक्स में होता है, मतलब हम लोग आजकल होता है ना GST हम लोग पे करते हैं, तो GST क्या गुड्स पे करते हैं? नहीं दी, हम लोग GST गुड्स पे भी पे करते हैं, हम लोग GST सर्विस पे भी पे करते हैं। उसी तरह हम लोग इकोनॉमिक्स में गुड्स पे भी स्टडी करना है, सर्विस पे भी स्टडी करना है। इकोनॉमिक्स फोर्सेज ऑन द बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एज इन हाउ इकोनॉमिक्स वर्क। उसका इकोनॉमिक्स का कैसे काम करता है, हमारा अर्थव्यवस्था जो रहता है वो कैसे काम करता है, उस चीज़ को हम लोग को स्टडी करना है। अब आते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स
एक्टिविटी, जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंग दिया हुआ है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ लाइक लिमिटेड रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। देखिए अब मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको भी पता होगा हमारे वांट क्या है, वो अनलिमिटेड है। हमारी विश लिस्ट जो होती है, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, अमेज़ॉन हो, जितने भी हमारे शॉपिंग वेबसाइट हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जो भी और भी है, बेसिकली मुझे इतने ही का नाम याद है। तो उसका क्या होगा, हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं कि हम लोग का विश लिस्ट में चला गया है, जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम लोग खरीदेंगे। तो ऐसा भी तो होता है कि बहुत बार हमारे विश लिस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो क्या हम सारे प्रोडक्ट खरीद पाते हैं? नहीं खरीद पाते, क्योंकि मनी की शॉर्टेज रहती है। तो इसीलिए क्या आ गया, हमारे जो वांट है वो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। मान लीजिए आपने अपने विश लिस्ट बॉक्स में 10 प्रोडक्ट, 10 ड्रेसेस भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर दिया, बट आपके पास क्या है, मनी तो 5 की ही है, 5 ही का है, मतलब आपने जो विश लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड किया है वो 10,000 का है, बट आपके पास मनी जो है 4,000 है। तो क्या हुआ, 6,000 का शॉर्टेज हुआ, हमारे पास क्या सेटिस्फाई करने के लिए पूरी रिसोर्सेज नहीं हुई। तो उसी तरह को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में एक प्रॉपर डेफिनेशन अक्सर MCQ में पूछा जाता है, ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन का वांट क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल है, जब हम लोग पैदल चलते हैं, मान लीजिए स्कूल लाइफ में आप लोग, उस समय आप पैदल ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब पैदल जा रहे हैं, घर सामने, अगर स्कूल दूर है फिर भी आप पैदल वॉक पे जा रहे हैं, बट क्या हुआ, आप बोलते हैं अपने पापा या मम्मी को कि मम्मी पापा मेरे को साइकिल खरीद दो, ठीक है, ताकि मैं स्कूल जल्दी पहुंच पाऊँ, टाइम सेव हो जाए, मुझे थकावट कम हो। तो आपका क्या होता है, मम्मी पापा साइकिल खरीद देते। उसके बाद अपनी कॉलेज लाइफ में जाते हो, तो क्या होता है, कॉलेज लाइफ में बच्चे हाई फाई हो, कॉलेज साइकिल से तो जाएंगे नहीं, तब क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझे बाइक खरीद दो। तो क्या हुआ, साइकिल से हमारा क्या हुआ, डिमांड भी चेंज हो गया, हमारा डिमांड टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इसलिए क्या होता है, मनी तो कम रहती है बट रिसोर्सेज वही वो आता है, रिसोर्सेज कम है और वांट अनलिमिटेड है, ठीक है। ये है सिंपल कि हर चीज़ का लिमिटेड रिसोर्स है, उसी में ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना है। तो 3-4 बेसिक एजम्पशंस है, इसको आपको एकदम लर्न करना है। एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, तो 4 होती है। तो पहला क्या है, कंजम्पशन, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन, तीसरा क्या है, एक्सचेंज, चौथा क्या है, इन्वेस्टमेंट। अभी मेरे साथ याद कीजिए दीदी, पहला है कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है एक्सचेंज, चौथा है इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज में आपका 2 पार्ट है दीदी। एक्सचेंज में क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के कारण हम लोग कभी कभी एक्सचेंज कर देते हैं, और कभी कभी क्या होता है, फैक्टर प्राइसिंग के कारण। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मार्केट से आप लोगों को सामान खरीद के लाएं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 2,000, बट आप घर आके मम्मी को क्या, मम्मी ये 200 की, 500 की, ऐसे जितना आप लीस्ट प्राइस बता सकते हो उतना लीस्ट प्राइस बताओ, ताकि मम्मी एग्री कर जाए और डांट ना पड़े आपको। ये क्या हुआ, प्रोडक्ट प्राइसिंग। कभी कभी फिर मम्मी बोलती है नहीं ये तो 100 में मिल जाता, ये तो 300 में मिल जाता, ऐसा भी होता होगा बहुत बार। तो आप क्या होता है, मम्मी बोलती है नहीं नहीं जाओ इसको रिटर्न कर पाओ, ये वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट प्राइसिंग के कारण आप रिटर्न कर दिए। फैक्टर प्राइसिंग क्या हुआ, फिर मम्मी बोलती है जैसे आप लोग खरीद के लाए 2,000 की, आपने बोला मम्मी ये 800 की, ये 500 की, मम्मी बोलती है 500 की तो ठीक है, बट इसकी जो फैब्रिक है, जैसे आप कोई क्लोथ्स खरीद के लाते हो, इसकी फैब्रिक है, ये फैब्रिक उसके लायक नहीं है, मतलब लो क्वालिटी की फैब्रिक है। तो क्या हुआ, फैक्टर के कारण भी आप एक्सचेंज करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि फैक्टर के कारण भी आप एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग प्राइस के कारण भी कभी कभी होता है एंड फैक्टर के कारण भी होता है। यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया, बट शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता दूँ। तो 4 हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज में 2 है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड चौथा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए कंजम्पशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंजम्पशन का डेफिनेशन है, कंजम्पशन इज अ दैट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी is which utility of goods and services of consume for satisfies various individual and collective wants, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग कंजम्पशन, कोई भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो क्या करते हैं, अपना ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, एक अमाउंट में लेते हैं। जैसे आप लोग कुछ फूड खाने गए, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इसी चैप्टर के आपके लास्ट में पता चलेगा। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में समझाऊंगी ताकि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। तो यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट आपको कर रहे हो। आप कोई भी चीज़ अगर परचेज कर रहे हो, चाहे वो सामान हो, चाहे फूड हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने आप को
सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हो कि अगर आप ये ड्रेस परचेस करते हो, मैं इस ड्रेस को पहन कर या अच्छा लगूंगा या लगूंगी, इस फूड को खाए मुझे अच्छा फील होगा, मेरा फेवरेट है, तो क्या करते हैं हम लोग सेटिस्फाई, कुछ चाहे गुड्स परचेस करें या सर्विस ले सैलॉन में जाके, तो वो क्या होता है हमारे कंजम्पशन करते हैं, उसमें भी तो आप पैसा पे कर रहे हो, तो वो आपका कंजम्पशन का पार्ट हो गया। प्रोडक्शन, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद एडिंग द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप कोई भी गुड्स परचेस कर रहे हो तो उसका तो पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो वो कैसे आपका पार्ट में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ एक्सचेंज आता है। प्रोडक्शन के लिए आपका 4 चीज़ एकदम मेन इम्पॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे मैं लिख दे, वो पॉइंट छूट गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, फर्स्ट ये होगा लैंड, लेबर, थर्ड होगा ये कैपिटल एंड फोर्थ होगा ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन आप करोगे किस पे, जमीन नहीं रहेगा तो करोगे कैसे, उसके लिए लैंड होना चाहिए, अगर जमीन है आपके पास लेबर्स नहीं है तो करवाओगे किससे प्रोडक्शन, उसके लिए फिर कैपिटल, जमीन, जो भी एम्प्लॉय होंगे, जितने भी मशीन्स खरीदोगे वो कैसे करोगे, कैपिटल, उसके लिए पैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, एक नाम तो होना चाहिए फर्म का कि ये नाम है, यहाँ से हम लोग परचेस कर रहे हैं, यहाँ हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी है प्रोडक्शन में। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2 फैक्टर होते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। एक्सचेंज यहाँ पे लिखा क्या है, एक्सचेंज इज दैट एक्टिविटी विच इज गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और बाउट दिस ट्रांजेक्शन यूजुअली मेड इन मनी, दिस एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। एक्सचेंज में पूछ सकता है, इसको आप इम्पॉर्टेंट, आपका MCQ है ना, आप इसको मार्क करके रख लो। एक सेकंड में यहाँ कलर चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को कौन सा कलर, पिंक, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ पे आपका MCQ एक बना, आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें लिखते चलना क्या क्या MCQ बन रहा है। पहला क्या बना, MCQ नंबर 1, एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। आपका दूसरा MCQ यहाँ बना, प्रोडक्शन का क्या क्या पार्ट है, MCQ। देखिए एग्जाम में, देखिए टॉपर जो होते हैं ना, वो कोई अलग से पढ़ाई नहीं करते, वो अपने पढ़ने का तरीका चेंज करते हैं। आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी, जैसे कि आपको पता है आपका टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव आएगा, हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जब मैं आपको थ्योरी बता रही वहीं पे मैं MCQ कर दूँगी, ताकि जब आप अपने नोट्स को खोलें, 3-4 कलर के पेन एकदम डेफिनेटली अपने पास रखो, 2-3 कलर के हाईलाइटर, रेड, पिंक, जितने भी मार्कर होते हैं, जहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको अंडरलाइन करो और उसको लिखो MCQ नंबर 1, MCQ नंबर 2, जो भी स्टार देना, लेकिन MCQ ज़रूर लिख दो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप रिवीजन करो ना तो आप अच्छे से MCQ को हाईलाइट कर लो कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है। जब कल MCQ टेस्ट होगा तब आपको समझ में आएगा कि MCQ कितने मार्क के हैं, कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ दूसरा हुआ कि प्रोडक्शन, क्या क्या प्रोडक्शन में आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा MCQ इससे ये बनता है कि 2 फैक्टर आते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग के कारण हमारा एक्सचेंज होता है। तीसरा MCQ ये बना, ठीक है। चलिए अभी इसको पढ़ते हैं क्या है। इट इज़ रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स एंड वेरियस मार्केट सिचुएशन लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इन परफेक्ट कंपटीशन। प्रोडक्ट प्राइसिंग किसी के कारण से भी हो सकता है, अगर आपको कहीं और अच्छा ऑफर मिलेगा तो आप एक्सचेंज भी कर लोगे, ये भी होता है, घर में पसंद नहीं आए या ज़्यादा प्राइस, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइस, फैक्टर प्राइसिंग का क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर of production, in other word it deal with a price determination and land rent, कुछ भी हो सकता है फैक्टर प्राइसिंग का। Investment is a that economics activity which is associated with the production of a capital goods or producing goods and services in a future. Investment indirectly satisfy human want. देखिए सबसे पहली बात, जब पिछले बार बैच को पढ़ा रही थी तो बहुत बच्चों को जो मेरे बोलने का स्पीड था वो बहुत ओके रहते थे कि हाँ दी ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे बोलते थे दिया बहुत फास्ट पढ़ा, तो थोड़ा सा अपना वॉल्यूम नहीं, मतलब थोड़ा सा जो आपका स्पीड है उसको स्लो करो। तो आप इस स्पीड से सेटिस्फाई
सेटिस्फाई हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना, उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगी कि आप थोड़ा और स्पीड बोलना है या जैसे बोल रही हूँ आप कंफर्टेबल है, या थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट बोलती हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चे ओके रहते हैं बट बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप अक्सर अपने मम्मी पापा को सुनते हैं कि आपके पास पैसा आ गया, कुछ सेविंग्स कर ली है, तो बोलते चलो एफडी कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो क्या होता है, इनडायरेक्टली हमारे ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है। अगर आप 3 साल बाद वो मनी को देखते तो ज़्यादा हो गया, तो आप कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें परचेस कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वेरियस इकोनॉमिक्स हैज़ प्रेजेंटेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ इकोनॉमिक्स डिफरेंट वे। जो बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे उन्होंने डिफरेंट वे में अपने इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट किया, बट देयर आर इकोनॉमिक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। 4 ही कैटेगरी आपको पढ़ना है और एकदम अच्छे से याद करना है। पहले नंबर पे आता है आपका वेल्थ डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे आता है आपका वेलफेयर, तीसरे नंबर पे आता है स्केर्सिटी एंड चौथे नंबर पे आता है ग्रोथ। अब यहाँ पे आप एमसीक्यू मार्क करना शुरू कीजिए कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ। एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल। ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है। स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी थी, रॉबिन। ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। एंड ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी, सॉम्युनसन ने दी थी। ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। अब इनके डेफिनेशन को रीड करते हैं। डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार मार्क। सबके डेफिनेशन को भी याद करना है, स्टार मार्क करके रखना है। यहाँ पे है ना स्टार मार्क एंड स्टार मार्क, सबके डेफिनेशन के 4 जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो वेल्थ डेफिनेशन आपका किन्होंने दिया था, वेल्थ डेफिनेशन आपका एडम स्मिथ ने दिया था, और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता था। ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके एडम स्मिथ थे, ठीक है। एडम स्मिथ आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे और उन्होंने इकोनॉमिक्स को इन्वेंट किया था। तो उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ वेल्थ है। उसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और एडम स्मिथ के डेफिनेशन को किसने सपोर्ट किया था, जेबीसे ने सपोर्ट किया था एंड वॉकर ने सपोर्ट किया था। आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन ये बनता है कि वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एंड हु इज़ एग्री विथ अ वेल्थ डेफिनेशन। कौन कौन वेल्थ डेफिनेशन से एग्री करते, तो आपको 3 नाम याद रखना है, एक जेबीसे, वॉकर एंड एडम स्मिथ, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। मतलब किन्होंने किस डेफिनेशन को सपोर्ट किया, तो ये आपको याद रखना है। तो वेल्थ डेफिनेशन को किसने सपोर्ट किया था, एडम स्मिथ ने तो डेफिनेशन दिया तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। दूसरा जेबीसे ने सपोर्ट किया था, तीसरा वॉकर ने सपोर्ट किया था, ठीक है। एंड तीसरा वेलफेयर डेफिनेशन हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने दी थी। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन इज़ द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। मतलब कि उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ लाइफ को। उनके डेफिनेशन को 2 लोगों ने सपोर्ट किया था, उनका नाम था पीगू एंड कैनॉन। उन्होंने इस डेफिनेशन को सपोर्ट किया था। स्कैर्सिटी डेफिनेशन रॉबिन ने दी। उनका कहना था the science which study human behavior as relationship between ends and scarce means which have alternative uses। उनका ही कहना था। देखिए यहाँ पे एक और बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसने दी थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वाली डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये आपके रॉबिन ने कहा था। रॉबिन से ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में। ये किसने कहा था, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो रॉबिन ने। ये भी आपका एमसीक्यू का पार्ट है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की डेफिनेशन किसने दी थी, ये भी रॉबिन ने दी थी। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस पॉइंट से आपके कितने, अब बोलोगे दीदी 4 मार्क्स के इसमें से क्या पूछेगा, तो आपको क्वेश्चन नहीं पता रहेगा मेरे भाई और बहनों, आपको याद करना रहेगा।
आपको ये समझना रहेगा, सारे पॉइंट्स को समझना रहेगा, सारे चीज़ दिमाग में रखने पड़ेंगे। बहुत ही ईजी है, देखिए अभी तक मैंने जितना ही पढ़ा आपको कहीं भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा, खाली 1-2 बार बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी? सैम्यूल्सन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू सैम्यूल्सन बोथ द एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ओके गलत मार्कर यूज़ हुआ है यहाँ पे, फिर कन्फ्यूज़न होगा, एक सेकेंड। अकॉर्डिंग टू सैम्यूल्सन बोथ एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर अ पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक। सबसे अच्छा डेफिनेशन ग्रोथ डेफिनेशन था। उनका कहना था कि पैसा को सेव भी करना है और पैसा को क्या बोलते हैं एक्सपेंड भी करना है। अब हम कमाएंगे बस सेव करते जाएंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। उनका कहना था डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए लिमिटेड रिसोर्स में और ग्रोथ भी होना चाहिए। इस डेफिनेशन को परफेक्ट डेफिनेशन कहा जाता है कि उन्होंने ऑलराउंडर सारी चीज़ों को कवर किया, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं ध्यान दिया कि वेल्थ इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, पैसा हमारा इन्वेस्ट हो तो पैसा बढ़ना भी चाहिए, लेकिन पैसा एक्सपेंड भी होना चाहिए, मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे, मतलब खर्चा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अपना दूसरा पार्ट कवर करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिससे एग्ज़ाम में कि आप बोल दीदी आप हर पॉइंट पे कह रहे हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ इसमें चैप्टर 1 में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आपको मैं ये नहीं बोल सकती ये MCQ है बस इससे ही आएगा। मेरा काम है आपको बताना, मानना ना मानना आपका काम है। आप मानते हो तो आपके लिए अच्छा, नहीं मानते हो तो आपके लिए और भी अच्छा है, वो आपके लिए होगा। तो मुझे जो लगता है मैं बता दे रही हूँ, अगर आपको लगता है मानना चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 2 डेफिनेशन है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया था, ये भी आपका MCQ का पार्ट है। आपको ना कोई एक्स्ट्रा बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना MCQ आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बता दूंगी कि ये MCQ का पार्ट है, टेस्ट लूँगी तो और क्लियर होते जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि देखिए मैं पर्सनली फील करती हूँ क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो मुझे भी पता है कि जब बहुत सारे मार्केट में MCQ बुक्स आते हैं तो बच्चे प्रॉब्लम में भी रहते हैं कि कितने सारे बुक को हम परचेस करें। साथ ही साथ हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है कि हर बुक को वो खरीद ले। मार्केट में तो कितने तरह के 10 से 15 बुक आते हैं, 10 से 15 बुक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ये भी होता है। और बहुत अगर आपको मैं यहीं MCQ बता दे रही हूँ, पूरा चैप्टर में मैं बता दे रही हूँ ये पार्ट में MCQ है। अगर आप एक भी बुक खरीदते हो, अगर उसमें से आपका 90% भी मैच कर जा रहा है तो आपने सोचा आपने कितने अच्छे से अपने सिलेबस की तैयारी की हुई है। तो मैं MCQ बता रही हूँ तो उसको मार्क कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसने दिया? रॉबिन ने। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। उनका कहना था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट इज़ और व्हाट। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं ना, तथ्यों पे बात करता था। मतलब जो है सो है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, इस पर कोई बहस हो सकता है कि सूरज पूरब से ही क्यों उगता है, नहीं ना। अगर बोला जाता है कि कोई कैदी है, फॉर एग्जाम्पल कोई कैदी है, उस पर हम लोग करते हैं कि नहीं ये कैदी नहीं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, मतलब बोलते रहते हैं कि प्रूफ किया जाए, वो होता है नॉर्मेटिव साइंस। इस पर डिबेट हो सकता है, नॉर्मेटिव साइंस में डिबेटिंग क्वेश्चन आ सकते हैं बट पॉजिटिव साइंस में डिबेटिंग क्वेश्चन नहीं आ सकते। ये एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करता है, इसमें कोई इफ़ और व्हाट नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ अ व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व, इस पर डायरेक्टली वर्क करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ अ व्हाट अबाउट टू एंड हाउ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बी सॉल्व, ये इस पे बात करता है। वेरिफिकेशन क्या है? इट कैन बी वेरीफाई बाय एक्चुअल डेटा, ये एक्चुअल डेटा पे वर्क करता है। इट कैन नॉट बी वेरीफाई विद एक्चुअल डेटा, ये रिसर्च करता है। इसको डेटा मिल भी जाए उसके बाद भी रिसर्च करता है कि सही है कि नहीं। इसको जो डेटा मिल गया सेटिस्फाई करके लॉक कर दिया जाए। वैल्यू ऑफ जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट, इस पर कोई वैल्यू ऑफ जजमेंट नहीं दिया जाता, इसको जो बोल दिया जाए मान लिया, इस पर वैल्यू ऑफ जजमेंट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट पे, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है, तो ये फैक्ट पे डिपेंड करता है, इस पर कोई भी बहस नहीं होगा। बट इट बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयर ऑफ अ सजेस्टिव नेचर, इस पर सब अपना इंडिविजुअल ओपिनियन भी रख सकते हैं और साथ साथ अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू के बॉली माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज
as that branch of analysis which study the economics behavior of an individual unit, may be person, particular household, particular firm. It is study of one particular unit rather than all the unit combined together. आपको ये चीज़ तो पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो स्मॉल पे वर्क करता है एंड मैक्रो बिग पे वर्क करता है। स्मॉल का मतलब क्या हुआ, ये आपका इंडिविजुअल, एक सेकंड कलर चेंज कर ले रही हूँ, इंडिविजुअल वर्क करता है, ये आपका कंबाइंड वर्क करता है, ये आपका नेशनल मतलब कंबाइंड ही बोल सकते हैं, पूरा होली वर्क करता है, होली लिख कंबाइंड ही लिख देते हैं, ठीक है, कंबाइंड आपका वर्क करता है, मतलब इंडिविजुअल पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर फील्ड के बारे में देखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, कंबाइंड। आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल मार्केट और नन ऑफ दिस। आपका आंसर होगा इंडिविजुअल, या कंबाइंड लिखा हुआ है तो आपको उसको इग्नोर करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील करता है इंडिविजुअल पे, ठीक है। उसका फिर पढ़ते हैं हम लोग क्या, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है? अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप कहीं पे भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्कोप एंड ब्रांच ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मेनली 3 है आपका, थ्योरी है आपसे क्वेश्चन में, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर। ये हाईलाइट नहीं हुआ, बहुत जल्दी जल्दी मैं भी आके ऑफिस से मैंने नोट्स बनाया है, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने बोल दिया था कि 9 बजे वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस हमारा क्या होता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग क्या करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स इज स्टडी विच इंक्लूड बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड। हम लोग जब प्रोडक्ट प्राइसिंग करते हैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट, या चाहे हम लोग गुड्स का लें या चाहे सर्विस का लें, चाहे हम लोग गुड्स को परचेस करें उसका भी हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग करते हैं, और किसी को सर्विस देते हैं तो उसका भी हम लोग करते हैं कि हाँ इसका इतना कॉस्ट होना चाहिए। तो इस पर क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग डिमांड पे भी होता है, सप्लाई पे भी होता है, सारी चीज़ें गुड्स पे भी होता है, सर्विस पे भी होता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड साइड स्टडी, डिमांड साइड जो स्टडी करता है बिहेवियर एंड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ कंज्यूमर, मतलब डिमांड, अगर डिमांड हो रहा है तो बिहेवियर क्या है, कंजम्पशन पैटर्न क्या, किस वे में कंजम्पशन हो रहा है कंज्यूमर का। सप्लाई साइड स्टडी करता है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कंडीशन, क्या प्रोडक्शन जो भी हो रहा है कॉस्ट वो सही है, या उसका जो सप्लाई का प्रोडक्शन का कंडीशन हो रहा है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया आता है। थ्योरी ऑफ अ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है आपको, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर क्या है, उसको रिवॉर्ड्स, अगर कोई वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको रिवॉर्ड में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या सारी चीज़ें हैं उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, सारी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर इज द सेंट्रल पॉइंट, ये जो है इकोनॉमिक्स वेलफेयर ये सेंट्रल पॉइंट है। द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज इज विच इज स्टडी हाउ अ डिस्ट्रीब्यूटर गिव अ क्वालिटीज़, मतलब जो गुड्स का क्वालिटी है, जो भी मान लीजिए मार्केट में इतने सारे फर्म है, इतने सारी कंपनियां हैं, वो जो ये प्रोडक्शन करे क्या उसके गुड्स सही है या नहीं, जो कंज्यूमर परचेस करे उनके लिए सही है या नहीं, उनके हेल्थ के लिए सही है, सारी चीज़ों को उसमें देखा जाता है, वो सेंट्रल का काम होता है, वही कंज्यूमर के मैक्सिमाइज करते हैं सारी चीज़ों को, प्रॉफिट को। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगा। कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।